माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। वेक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। दोनों वेक्टर्स में हमने देखा था फर्स्ट प्लाज्मिड। अब हम देखते हैं मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स क्या हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि नेचुरली जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें क्लोनिंग वेक्टर के लिए जो एसेसरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनका अभाव होता है। इसीलिए इनका उपयोग जो है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में नहीं किया जा सकता। नेचुरल प्लाज्मिड्स में जो भी कमियां पाई जाती हैं जनरली वो क्या हैं, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का अभाव होता है तथा मार्कर जीन्स जो होते हैं उनका अभाव होता है। इन जीन्स के अभाव में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स की पहचान नहीं हो पाती है, जिसके कारण नेचुरल प्लाज्मिड्स में से कुछ अनावश्यक जीन्स को हटा करके उनके स्थान पर डिज़ायर्ड जीन्स का एडजस्टमेंट करके या फिर नेचुरल जीन्स में मैनिपुलेशन करके नेचुरल प्लाज्मिड्स को मॉडिफाइड करके उनका वेक्टर के रूप में सफल प्रयोग किया जा सकता है। कुछ एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड हैं PBr322, PBr327, PUC, ईस्ट वेक्टर प्लाज्मिड, DI प्लाज्मिड एक्सेट्रा। फर्स्ट हम देखते हैं PBr322 वेक्टर। ये जीन वेक्टर के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला संश्लेषित प्लाज्मिड है, जिसका संश्लेषण जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त PBr318 और PBr320 प्लाज्मिड से किया गया है। इनमें बेस पेयर्स की संख्या जो है 4362 है। इनके नाम में P का अर्थ है प्लाज्मिड, B का अर्थ है बॉलिवर और R का अर्थ है रोड्रिग्विज। बॉलिवर और रोड्रिग्विज के द्वारा इसे बनाया गया है, साइंटिस्ट के नाम है ये। PBr322 में एक नेचुरल ओरिजिन या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, जिसे डायग्राम में ORI के से नामांकित किया जाता है। इसके साथ एंटीबायोटिक्स के 2 रेजिस्टेंट जीन भी होते हैं, जिन्हें क्रमशः AMPR तथा TTR नाम दिया गया है। ये देखो ऊपर आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मार्कर साइट भी कहा जाता है। इस प्लाज्मिड में 12 भिन्न रेजिस्टेंट एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं। इनमें से PST फर्स्ट, PVL फर्स्ट के स्थल AMPR में, जबकि BAM, HI, SAL फर्स्ट आदि 4 एंजाइम्स के पहचान स्थल जो होते हैं वो TTR में स्थित होते हैं। उपयुक्त रेजिस्टेंट एंजाइम्स का उपयोग करके फॉरेन DNA को TTR तथा AMPR जीन के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, जिससे संबंधित जीन इनएक्टिव हो जाता है और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। PBr322 में ओराई स्थल कॉल E से प्राप्त होता है, जिसके कारण ये प्लाज्मिड या DNA बैक्टीरियल DNA की तुलना में तेजी से रेप्लिकेट होता है। इस प्लाज्मिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण जीन वहन में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। PBr327 इसका सिंथेसिस जो है पहले जो बैक्टीरिया PBr322 का वर्णन किया गया है उसी से किया गया है। इसमें न्यूक्लियोटाइड पेयर संख्या 1427 से 2516 को अर्थात कुल 1090 बेस पेयर्स को हटा दिया गया है। PBr322 में कुल 4362 बेस पेयर होते हैं। ये वेक्टर काफ़ी छोटा होते हुए भी इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट जीन उपस्थित होते हैं। इन दोनों का ही जीन वेक्टर के रूप में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। PUC वेक्टर, इस प्लाज्मिड को भी जीन वहन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस PUC श्रृंखला का नॉमेनक्लेचर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के आधार पर किया गया है, जहां पर इसका सबसे पहले निर्माण किया गया था। इसमें 2700 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये PBr चेन वाली प्लाज्मिड से छोटी होती है। इसका निर्माण PBr तथा इकोलाई प्लाज्मिड से किया गया है। इसमें निम्नांकित स्थल उपस्थित होते हैं। AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, AMPR मतलब हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि PBr322 से लिया गया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यह भी ओरी साइट जिसे हम कहते हैं ORI, ठीक है, यह भी PBr322 से आता है। तथा लैग Z जीन जो कि E. coli से लिया जाता है। जब लैग क्षेत्र में फॉरेन DNA को एंटर कराया जाता है तो लैग जीन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। इस लैग नेगेटिव प्लाज्मिड युक्त E. coli का कल्चर किया जाता है तो एक वाइट कलर की कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इसकी तुलना में लैग प्लस युक्त PUC वाले E. coli की कॉलोनी जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। देखो 2 चीज़ हो गई। जैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, हम आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे, जैसे इसमें फॉरेन DNA आएगा वैसे ही इसका लैग जीन जो होगा इनएक्टिव हो जाएगी और ये कॉलोनी कैसे हो जाएगी, वाइट कलर की हो जाएगी। और जब तक इसमें फॉरेन DNA नहीं रहता है तो ये कॉलोनी कैसी होती है, ब्लू कलर की
होती है। पीयूसी चेन में कई प्लाज्मिड्स का निर्माण किया गया है, जैसे पीयूसी 7, 8, 9, 12, 13, 18 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। ये सेल जो कि ल्यूसिन अमीनो एसिड नहीं बना पाती हैं को प्लाज्मिड के उपयोग से ल्यूसिन प्लस में बदला जा सकता है। जो प्लाज्मिड या वेक्टर इस कार्य में उपयोगी हैं उनमें कौन कौन से हैं? मेनली यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, YIP जिसे कहा गया है, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, यीस्ट सेंट्रोमियर प्लाज्मिड, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल प्लाज्मिड एक्सेट्रा। इन सबको हम किस में काम में लेते हैं? यीस्ट वेक्टर प्लाज्मिड बनने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है TI प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिरेंस में मिलता है। इसका जीन ट्रांसफ़र के कार्य में व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। तो मॉडिफाइड प्लाज्मिड के अंदर क्या आता है? ऐसे प्लाज्मिड जो कि नेचुरली वेक्टर का कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें ओरिजिन साइट का अभाव होता है या फिर मार्कर जीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओरिजिन साइट हम इनमें आर्टिफिशियली एंटर करा देते हैं तो ये अब वेक्टर के जैसे कार्य करते हैं। तो मॉडिफाइड प्लाज्मिड में जो मेन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है PBR 322। P का मतलब यहाँ पर प्लाज्मिड से है, BR मतलब जो इनके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको ओरिजिन किया है इसका, उसके नाम के आधार पर इसको PBR कहा जाता है। कौन कौन से इसमें जीन्स जो होते हैं उनको एंटर कराया जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ओरी कहते हैं उसका एंटर कराया जाता है। एंटीबायोटिक्स के जीन होते हैं, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसमें पाए जाते हैं। तो PBR 322 आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।